अब तक आपने देखा, धारा नगरी के राजा भोज को एक पुराने टीले की खुदाई में एक असाधारण सिंहासन मिला, 32 पुतलियों से सजा, सोने और रत्नों से जड़ा, जो महान सम्राट विक्रमादित्य का था। जब भोज उस पर बैठने लगे तो पहली पुतली बोल उठी और कहा कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिद्ध करना होगा। हर दिन एक पुतली विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती, उनकी उदारता की, उनके साहस की, उनके न्याय की। 12 दिन बीत गए, 12 कहानियां सुनी गईं। भोज हर बार सुनकर सोचते रहे, क्या वो उस सिंहासन के योग्य हैं? और उन्होंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब अभी बाकी था। विक्रमादित्य का ये सिंहासन मिट्टी में क्यों दबा था? अब आगे की कथा। 13वें दिन की सुबह धारा नगरी में हल्की बारिश थी। आकाश से पानी की बूंदें गिर रही थीं, धीमी, शांत, जैसे आकाश भी कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। राजा भोज उस कक्ष में आए जहां सिंहासन था। दीपक रात भर जले थे, कक्ष में धूप की हल्की खुशबू थी। भोज ने सिंहासन के सामने अपनी जगह ली, वही जगह जहां वो पिछले 12 दिनों से बैठते आए थे। 13वीं पुतली हिली। उसने कहा था कि राजन, आज मैं तुम्हें विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो दरबार में नहीं, एक साधारण बाजार में हुई थी। एक दिन विक्रम भेष बदलकर उज्जैन के बाजार में निकले थे। ये उनकी पुरानी आदत थी, कभी कभी राजा का चोला उतारकर आम आदमी की तरह घूमना, सुनना, देखना। उस दिन बाजार में एक अजीब झगड़ा था। एक मिठाई वाले की दुकान के सामने 2 आदमी खड़े थे। एक तेली था, तेल बेचने वाला, और दूसरा एक यात्री। तेली का कहना था कि यात्री ने उसके तेल के मटके के पास खड़े होकर मिठाई खाई और उसके तेल की खुशबू सूंघी, इसलिए यात्री को उसे पैसे देने होंगे। यात्री का कहना था कि खुशबू सूंघना कोई खरीदारी नहीं है, वो 1 पैसा भी नहीं देगा। बाजार में भीड़ जमा हो गई थी। कुछ तेली की तरफ थे, कुछ यात्री की। विक्रम वहां रुके, उन्होंने पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने यात्री से कहा था कि अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालो। यात्री ने हैरान होकर सिक्के निकाले। विक्रम ने कहा था कि उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ में डालो, बस एक बार। यात्री ने किया, सिक्के खनखनाए। विक्रम ने तेली की ओर मुड़कर कहा था, तुम्हारी तेल की खुशबू सूंघी गई थी ना, उसकी कीमत हो गई सिक्कों की खनखनाहट से। खुशबू की कीमत आवाज से चुका दी गई। अब दोनों बराबर है। भीड़ में एक पल की चुप्पी नहीं और फिर हंसी फूट पड़ी। तेली भी मुस्कुराया, यात्री भी। झगड़ा खत्म। विक्रम आगे बढ़ गए। पुतली ने कहा था कि राजन, ये थी विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता। दरबार की भाषा में नहीं, बाजार की भाषा में, जहां जैसा चाहिए वैसा न्याय। भोज मुस्कुराए। उन्होंने कहा था कि ये तो मैंने पहले नहीं सोचा था। पुतली ने कहा था, इसीलिए तो सुन रहे हो। 14वें दिन 14वीं पुतली ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। इसमें विक्रम हारे थे। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। नाम था शास्त्री पुत्र। किसी दूर देश का, भाषा अलग, वेशभूषा अलग। उसने दरबार में आकर कहा था कि वो विक्रमादित्य से एक शास्त्रार्थ करना चाहता है। जो हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। दरबारी हंसे। उन्होंने सोचा कि ये अजनबी क्या जानता होगा। विक्रमादित्य के दरबार में तो सबसे बड़े बड़े विद्वान आते थे। विक्रम ने शास्त्रार्थ स्वीकार किया। शास्त्रार्थ 3 दिन चला। पहले दिन विक्रम ने शास्त्री पुत्र को हर सवाल में चुनौती दी और शास्त्री पुत्र ने हर जवाब दिया। दूसरे दिन शास्त्री पुत्र ने विक्रम से ऐसे सवाल पूछे जो उज्जैन के दरबार में पहले किसी ने नहीं पूछे थे। तीसरे दिन शास्त्री पुत्र ने एक ऐसा प्रश्न रखा जिसका विक्रम के पास जवाब नहीं था। दरबार में सन्नाटा था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा था, तुम जीते। दरबारी हक्के बक्के थे। कुछ ने धीरे धीरे कहा था कि राजन, शायद आप थोड़ा और सोचें, शायद कोई और जवाब। विक्रम ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा था कि जब जवाब नहीं आता तो चुप रहना ही बुद्धिमानी है। झूठा जवाब देकर जीतना यह न्याय नहीं। शास्त्री पुत्र ने कहा था कि राजन, मैं आया था यह देखने कि क्या यहां का राजा सचमुच महान है। जो हार को इतनी सहजता से स्वीकार करे वो इंसान मुझसे बड़ा है। उसने विक्रम के सामने झुककर कहा था कि अब मैं आपका शिष्य हूं। पुतली ने भोज से कहा था, राजन, हारना हमेशा कमजोरी नहीं होती। सच्चाई से हारना भी एक जीत है। भोज उस दिन काफी देर उस कक्ष में रहे। 15वें दिन 15वीं पुतली ने एक कहानी सुनाई जो रात की थी, शमशान की रात। उसने कहा था कि एक रात विक्रमादित्य बेताल को लेकर चल रहे थे।
बेताल ने उस रात एक अलग तरह की कहानी सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक गांव के 3 लड़के थे। तीनों दोस्त थे, तीनों एक साथ बड़े हुए थे। एक दिन जंगल में उन्हें एक खजाना मिला, सोने से भरा एक घड़ा। पहले लड़के ने कहा था कि इसे बराबर बांट लेते हैं, 3 हिस्से। दूसरे ने कहा था कि पहले खाना खाते हैं फिर बांटते हैं। वो खाना लेने गांव गया। तीसरे ने पहले से कहा था कि जब दूसरा गया है तो हम दोनों ज्यादा ले सकते हैं, उसे कम दो। पहले ने मना किया। तीसरे ने खजाना अकेले उठाने की कोशिश की, पहले ने रोका, झगड़ा हुआ। उधर दूसरे ने गांव से खाना तो लिया मगर उसमें जहर मिला दिया। सोचा था कि दोनों मर जाएंगे, सारा खजाना उसका। वो लौटा, तीनों ने खाना खाया। जो 2 पहले से लड़ रहे थे उनके हाथ खजाने पर थे और दोनों मर गए। जिसने जहर दिया था वो भी मर गया क्योंकि उसने खुद भी खाया था। खजाना वहीं पड़ा रहा, तीनों गए। बेताल ने विक्रम से पूछा था कि इन तीनों में सबसे बड़ा गुनहगार कौन था। विक्रम ने बिना रुके कहा था, जिसने जहर दिया। बेताल ने पूछा था क्यों, बाकी दोनों भी तो लालची थे। विक्रम ने कहा था, लालच और हत्या में फर्क है। इंसान को कमजोर बनाता है, हत्या उसे राक्षस। तीसरे और पहले ने खजाने के लिए झगड़ा किया, ये गलत था। मगर जिसने जहर दिया उसने दोस्ती को मारा, इंसानियत को मारा। वो सबसे बड़ा अपराधी है। बेताल उड़ गया था क्योंकि विक्रम ने जवाब दे दिया था। पुतली ने भोज से कहा था, राजन, विक्रमादित्य हर सवाल का जवाब जानते थे। इसलिए नहीं कि वो सर्वज्ञ थे, बल्कि इसलिए कि वो इंसान की नीयत पढ़ना जानते थे। 19वें दिन कुछ अलग हुआ। भोज जब कक्ष में आए तो उनके साथ उनके मंत्री वृद्ध नारायण भी थे। वृद्ध नारायण ने कहा था कि राजन, मुझे भी सुनने दीजिए अगर आपत्ति ना हो। भोज ने कहा था कि आपत्ति क्यों होगी, बैठो। 19वीं पुतली ने उस दिन एक अलग तरह की कहानी सुनाई। उसने कहा था कि एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक अजीब इंसान आया। न याचक था न शिकायत करता। वो आया और उसने कहा था कि वो राजा से एक बात पूछना चाहता है, सिर्फ एक सवाल। विक्रम ने कहा था, पूछो। उस आदमी ने पूछा था कि राजन, तुम इतना देते हो, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि एक दिन देने को कुछ नहीं बचेगा? दरबार में हल्की हलचल थी। विक्रम ने उस आदमी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा था, जब खजाना खाली होगा तो अपनी तलवार दे दूंगा। जब तलवार भी गई तो ये राजमुकुट, और जब ये भी गया तो 2 हाथ हैं, मेहनत कर सकता हूं। आदमी ने पूछा था कि और जब मेहनत भी ना हो सके? विक्रम ने कहा था, तो उस दिन की बात उस दिन सोचेंगे। आज जो देने लायक है वो आज दो। आदमी ने सिर झुकाया, वो चला गया। बाद में पता चला कि वो आदमी एक परीक्षक था। किसी पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजा था ये जांचने के लिए कि विक्रमादित्य की उदारता सच है या सिर्फ दिखावा। जब खबर विक्रम तक पहुंची तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, परीक्षा ले रहे थे तो ले लें, मगर अगर सच में जरूरत हो तो बेझिझक आएं। वृद्ध नारायण ने उस दिन पुतली से एक सवाल पूछने की हिम्मत की। उन्होंने कहा था कि देवी, क्या विक्रमादित्य कभी थके नहीं? कभी उनका मन नहीं हुआ कि बस अब नहीं? पुतली ने वृद्ध नारायण को देखा, फिर कहा था, थकते थे, रोते भी थे, अकेले में, रात को, मगर सुबह उठकर फिर दरबार में बैठते थे। यही फर्क था उनमें और बाकियों में। वृद्ध नारायण चुप रहे। 22वें दिन भोज ने वो सवाल फिर पूछा जो उन्होंने पहले पूछा था। उन्होंने कहा था कि पुतली, अब बताओ ये सिंहासन मिट्टी में कैसे दबा? 22वीं पुतली ने एक पल की चुप्पी रखी, फिर उसने कहा था, राजन, ये कहानी उदारता की नहीं, समय की है। विक्रमादित्य के बाद उज्जैन का राज सिंहासन कई हाथों से गुजरा। कुछ राजा अच्छे थे, कुछ कमजोर, कुछ लालची। धीरे धीरे वो उज्जैन जो विक्रम के समय में जगमगाता था, वो फीका पड़ने लगा। एक समय आया जब उज्जैन पर एक ऐसे राजा का शासन था जो डरपोक था, बाहरी आक्रमण का डर था, और उसने महल छोड़ने का फैसला किया। जाते वक्त उसने ये सिंहासन वहां नहीं ले जाना चाहा, क्योंकि उसे डर था कि रास्ते में ये छिन जाएगा। उसने सोचा कि इसे यहीं छोड़ देते हैं, मिट्टी में दबाकर, ताकि दुश्मन न पाए। उसने दबाया और वो राजा कभी लौटा नहीं। सिंहासन मिट्टी में रहा सालों तक, पीढ़ियों तक, जब तक तुम्हारे मजदूरों की कुदाल न पहुंची। भोज ने धीरे से कहा था, तो ये सिंहासन भूला नहीं गया था, छोड़ा गया था। पुतली ने कहा था, हाँ, और यही फर्क है भूलने और छोड़ने में। 28वें दिन एक ऐसी बात हुई जो पहले नहीं हुई थी। भोज जब कक्ष में आए तो पुतली ने कहानी सुनाने से पहले उनसे एक सवाल पूछा। उसने कहा था, राजन, अब तक 28 दिन हो गए,
तुमने बहुत सुना, मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। इन 28 दिनों में तुमने क्या किया? क्या सिर्फ सुना या कुछ बदला भी? भोज ने सोचा। फिर उन्होंने कहा था कि पहले दिन की कहानी के बाद उन्होंने अपने कोषागार से आदेश दिया था कि हर महीने एक तय राशि उन परिवारों के लिए अलग रखी जाए जिनके घर में कमाने वाला नहीं है। दूसरी कहानी के बाद उन्होंने रात को एक बार शहर का दौरा किया था, अकेले, ये देखने कि क्या सच में रात को शहर सुरक्षित है। तीसरी कहानी के बाद उन्होंने अपने दरबार में एक नियम बनाया था कि गवाहों की संख्या नहीं, उनकी सच्चाई देखी जाएगी। पुतली चुप रही। फिर उसने कहा था, तो तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, सीख रहे थे। भोज की आंखें थोड़ी भर आईं। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं। पुतली ने कहा था, कोशिश करना ही विक्रमादित्य का असली वारिस होना है। 31वें दिन 31वीं पुतली ने वो कहानी सुनाई जो शायद सबसे छोटी थी मगर सबसे गहरी। उसने कहा था कि एक रात विक्रमादित्य अपने महल की छत पर अकेले बैठे थे। नीचे उज्जैन सोया हुआ था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन एक सवाल पूछा कि क्या वो काफी कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया, मगर तभी नीचे से एक आवाज आई, एक बच्चे की हंसी। रात के सन्नाटे में एक छोटे बच्चे की खिलखिलाहट। विक्रम ने झांक कर देखा, नीचे एक झोपड़ी में एक परिवार था। माँ थी, बाप था, एक छोटा बच्चा था। वे गरीब थे, ये साफ था, मगर उस रात वे हंस रहे थे। विक्रम ने उस हंसी को सुना और उनके मन में जो सवाल था, क्या वो काफी कर रहे हैं, उसका जवाब उस हंसी में था। पुतली ने भोज से कहा था, राजन, विक्रमादित्य को अपनी महानता का प्रमाण किसी दरबार से नहीं मिलता था, उन्हें वो प्रजा की हंसी में मिलता था। भोज उस दिन बहुत देर तक वहां बैठे रहे। 32वें दिन की सुबह उज्जैन में सूरज कुछ ज्यादा ही चमका। भोज उस कक्ष में आए। 32वीं पुतली, जो सबसे आखिरी थी, जो अब तक सबसे शांत रही थी, हिली। उसने कहा था, राजन, ये आखिरी कहानी नहीं है, ये आखिरी परीक्षा है। भोज ने कहा था, सुनाओ। पुतली ने कहा था कि एक बार विक्रमादित्य के पास एक इंसान आया जिसने कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न जमीन, न न्याय। वो बस एक बात जानना चाहता है। उसने पूछा था कि राजन, तुम इतना करते हो, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? विक्रम ने उसे देखा, फिर कहा था, नींद। आदमी ने पूछा था, बस? विक्रम ने कहा था, हाँ, जब रात को सोने जाता हूं तो मन में एक बात होती है कि आज किसी को गलत नहीं किया, किसी की आंखों में आंसू मेरी वजह से नहीं आए। ये नींद बड़े बड़े सोने से भी कीमती है। पुतली ने भोज की ओर देखा। उसने कहा था, राजन, अब मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम्हें ऐसी नींद आती है? भोज चुप रहे, एक लंबी चुप्पी। फिर उन्होंने कहा था, हमेशा नहीं, मगर मैं कोशिश करता हूं कि आए। पुतली मुस्कुराई और इस बार वो मुस्कान बाकी सबसे अलग थी। उसने कहा था, राजन भोज, तुमने 32 दिन सुना, तुमने बदला, तुमने माना कि तुम पूरे नहीं हो, और यही स्वीकार करना सबसे बड़ी योग्यता है। भोज उठे। उन्होंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया। इस बार कोई पुतली नहीं बोली। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े, एक एक कदम, और जब वो उस सिंहासन पर बैठे तो पूरे कक्ष में एक अजीब रोशनी फैली, जैसे वो सिंहासन खुद जीवित हो गया हो, जैसे 32 पुतलियां एक साथ मुस्कुराई हों। वृद्ध नारायण दरवाजे पर खड़े थे, उनकी आंखें भर आई थीं। भोज ने सिंहासन पर बैठकर एक बार उज्जैन की ओर मुंह किया। खिड़की से शहर दिख रहा था, सुबह की रोशनी में नहाया हुआ, जीवंत, शोरगुल से भरा। उन्होंने मन ही मन कहा था, विक्रमादित्य, मैं तुम नहीं हूं, मगर तुम्हारी राह पर चलने की कोशिश करूंगा। उस दिन से धारा नगरी का दरबार उस सिंहासन पर लगने लगा। मगर एक सवाल अभी भी था, क्या सिर्फ सिंहासन पर बैठने से राजा महान बनता है, या महानता की असली परीक्षा अभी बाकी थी? और जो 3 कहानियां पुतलियों ने नहीं सुनाई, वे कौन सी थीं जो सबसे कठिन थीं? क्या भोज उन परीक्षाओं में भी खरे उतरेंगे? और क्या इसी राह पर आगे चलते हुए एक नया रहस्य सामने आएगा? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।